आज हम आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर आए जिसे देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कैसे अपनी जीत और जुनून के चलते कमज़ोर दिमाग वाला इंसान भी इतिहास रच सकता है। एक कहानी है स्वीडन के एक छोटे से गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे हुए बच्चे की, जिसका नाम इंगवार रखा गया। इंगवार का जन्म 23 मार्च 1926 में हुआ। इस स्वीडन की इतिहास का एक ऐसा दौर था जब स्वीडन बहुत गरीबी और बदहाली के दौर से गुजर रहा था। उस समय स्वीडन की अर्थव्यवस्था की हालत काफ़ी खराब थी और साथ ही में इंगवार के पिताजी की भी हालत गंभीर थी। पिताजी किसान थे जिनकी अपनी ही ज़मीन थी। उसी ज़मीन पर वो खेती करते और उसी में अनाज सब्जियां उगाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते। उनका घर भी खेत की ज़मीन पर ही था। बाकी घर के खर्चों को चलाने के लिए इंगवार के पिता जंगल जाते और वहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ काट कर ले आते। बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा पाते थे। इंगवार जब बड़ा हुआ तो वह भी अपने पिताजी के साथ खेत में कुछ ना कुछ काम करने लगा। इस तरह पूरा परिवार खूब मेहनत करता। इसके बाद इंगवार जब 5 साल का हुआ तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया, जिसमें इंगवार को लेकर कुछ महीने बाद एक बात सामने आई कि इंगवार डिस्लेक्सिया नाम की ऐसी बीमारी से पीड़ित है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें शब्दों को पढ़ने तथा समझने में परेशानी हो जाती थी। इधर पिताजी इंगवार के लेट उठने की आदत से डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी से परेशान थे, जिसको लेकर वह इंगवार को अक्सर गुस्से में बोल देते थे कि तू इतना लेट सोकर उठता है और पढ़ाई में कमज़ोर है। ऐसे ही रहा तो तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। पिताजी की एक बात इंगवार को बहुत चुभती। इंगवार पिताजी की इस बात को गलत साबित कर दिखाना चाहता था। एक दिन वो जिंदगी में ज़रूर कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अपनी इस लेट उठने की आदत से अक्सर स्कूल में लेट पहुंचता, जिस वजह से मास्टर उसे खूब सुनाते। मास्टर और पिताजी की डांट से इंगवार ने एक दिन ठान लिया कि अब खुद की आदत को सुधार कर ही रहूं और मुझे अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि मैं उन तक पहुंच सकूं। जिसके चलते इंगवार ने सुबह 5:30 का अलार्म लगाया और अलार्म को स्टॉप करने वाला बटन तोड़ दिया। अब अलार्म बजने से रोज इंगवार 5:30 बजे उठ जाता। एक दिन सेल खत्म हो गया, सुबह अलार्म नहीं बजा, फिर इंगवार समय से पहले ही उठ गया। ये देखकर इंगवार अचंभा रह गया कि ये कैसे हुआ, अलार्म भी नहीं बजा और मेरी आँख अपने आप खुल गई। रोज सुबह जल्दी उठने की आदत के चलते इंगवार खूब मन लगाकर पढ़ाई करता ताकि वो इस डिस्लेक्सिया बीमारी को भी हरा दे। 6 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करता और अपने पिता के साथ लकड़ियाँ लाने जंगल भी जाता। हालांकि ये उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, लेकिन अपनी जीत के चलते उसे अब खेल कूद में कोई रुचि नहीं रही थी। उसने मन में बस एक ही धुन सवार थी और धुन थी कुछ बड़ा करने की। अब जब भी इंगवार अपने पिता के साथ जाता तो वहाँ से लौटते हुए रास्ते से लकड़ी के कुछ अच्छे सुरकंडे चुनकर उठा लाता। उन सरकंडों की कलम बनाकर स्कूल के बच्चों को बेचकर खुद का जेब खर्च निकाल लेता। यही से इंगवार अपनी छोटी सी उम्र से ही पैसे कमाने और भी बेहतर अवसर तलाशने लगा। जब वो 7 साल का हुआ तो अपने पिताजी द्वारा बनाई गई 3 पहियों वाली लकड़ी की साइकिल पर माचिस बेचने जाने लगा। इससे वह अपने स्कूल के खर्चे निकाल लेता था। 10 साल की उम्र में उसके पिताजी ने उसे साइकिल दे दी थी, जिस पर वह अपने आसपास के गांव में भी माचिस बेचने लगा था। उसी दौरान उसे पता चला कि माचिस स्टॉकहोम शहर के होलसेल से खरीद ली जाए तो काफ़ी सस्ती पड़ेगी। तो इसी तरह अधिक माचिस लोगों को बेच पाऊंगा, यानी अधिक मुनाफा कमाऊंगा। वही स्टॉकहोम शहर में अपने एक रिश्तेदार की मदद से इंगवार ने बहुत सारी माचिस मंगवा ली। अब वह इन माचिसों को पहले से भी कुछ कम दाम में बेचने लगा। इस तरह भी इंगवार को सब खर्चे निकालने के बाद पहले के मुकाबले काफ़ी पैसे बच जाते थे। लेकिन जब इंगवार 12 साल का हुआ तो अपनी इस आइडिया से बड़ी कक्षा का खर्च निकालना मुश्किल हो गया था। तब इंगवार ने अपनी आइडिया को और बढ़ाने के लिए कुछ डेकोरेशन वाले प्रोडक्ट भी खरीद कर
बेचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ बॉल पेन और पेंसिल भी बेचने लगा। बॉल पेन बेचने से अब अच्छा मुनाफा हुआ तो इंगवार ने होलसेल से बहुत मात्रा में बॉल पेन खरीदना चाहा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे कि खरीद सके। अब इंगवार ने बैंक से $50 का लोन ले लिया। उसकी लाइफ का पहला और आखिरी लोन था। उसने अपने सभी सामान को स्टॉक करने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। वो अपने पिता के साथ जंगल जाकर कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली लकड़ियाँ में भी मदद करता, लेकिन इन सब कामों के बावजूद उसने पढ़ना नहीं छोड़ा। इस साल तक आते आते इंगवार अब अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था। के लिए उसको अपने बिजनेस के लिए अधिक समय देना अनिवार्य था। इसके चलते इंगवार ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इंगवार साइकिल पर घूम घूम कर माचिस और डेकोरेशन जैसी अन्य सामानों को बेचने से उसके पास काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठा हो गई थी। उसने ये समझा आसपास के इलाकों में लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, इनसा सामान कहाँ से और कितना सस्ता मिलेगा, इन सब बातों का ध्यान इंगवार को अच्छे से आ गया था। उसने जमा किए गए पैसों से अधिक सामान खरीदने तथा उन सामान को स्टोर करने की जगह अब नहीं थी, जिसके चलते इंगवार ने जमा किए पैसे से मेल ऑर्डर बिजनेस करने का फैसला किया, जिसमें सामान को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं थी। इंगवार ने अपने आसपास लकड़ी का सामान बेचने वाले कुछ लोगों से बात की, जिसमें उसने अच्छे से उनके रेट जैसी अन्य जानकारियाँ इकट्ठा कर ली। इसके बाद इंगवार ने आसानी से मिलने वाले ऐसे ही सामानों के लिए कैटलॉग छपवा ली, जिसमें शुरुआत में पिक्चर फ्रेम, पर्स, बॉल पेन जैसी कई छोटी छोटी चीज़ें शामिल की। उस ज़माने में इस प्रकार का बिजनेस आज के ऑनलाइन बिजनेस जैसा ही चलता था, जिसमें दूर दूर तक केवल कैटलॉग में छपी जानकारी के माध्यम से ऑर्डर लिया जाता था, फिर उसे मेल ऑर्डर से भेज दिया जाता था और पैसे भी डाक के ज़रिए भेज दिया जाता था। इंगवार बहुत कम मार्जिन पर बिजनेस करने में विश्वास रखते थे, जिससे कि ऑर्डर ज़्यादा आए और मैन्युफैक्चर से ज़्यादा माल खरीदने पर अधिक डिस्काउंट ले। धीरे धीरे इंगवार की इसी रणनीति से बिजनेस अच्छा चलने लगा। इसके बाद इंगवार ने कैटलॉग में फर्नीचर जैसे बड़े सामान शामिल होने लगे और बॉल पेन जैसे सामान लिस्ट से गायब होने लगे। पिताजी के साथ काम करते करते इंगवार को लकड़ियों की अच्छी किस्म की पहचान थी, जिसके चलते अपने पिताजी की मदद से लकड़ियों को लेकर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में देकर फर्नीचर तैयार करवाने का ऑर्डर देता, फिर उन फर्नीचरों को कम मार्जिन पर बाजार में बेच देता। इंगवार के फर्नीचर की गुणवत्ता को देखते हुए बाजार में इंगवार के फर्नीचर की डिमांड खूब बढ़ने लगी। माल अब बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाने लगा। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियाँ सिर्फ इंगवार के लिए काम करने लगी, इंगवार के फर्नीचर बनाने लगी। इंगवार के कंपटीटर्स को ये बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था इंगवार ये नीति हमारे रेट खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई। इंगवार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड से बाकी के नमी निरामी कंपनियों में फर्नीचर की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसके चलते द स्वीडन फर्नीचर ऑफ वुड इंडस्ट्री ने इंगवार की कंपनी का बायकट कर दिया। इसके चलते सबने इंगवार के लिए माल बनाने का तथा बेचने से मना कर दिया। ईमानदार इंसान के लिए रास्ता बंद होता है तो भगवान उसके लिए कहीं और रास्ते खोल देता है। इंगवार ने हार नहीं मानी, एक पॉलिश सप्लायर से माल लेना शुरू कर दिया। उसे पहले से भी कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वहाँ कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ती मिलती थी। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देशों से कई ऐसे सप्लायर ढूंढ लिए जहाँ वो बहुत सस्ते में माल बनवा सकता था। इंगवार ने अपने फर्नीचर्स ब्रांड का नाम रखा IKEA फर्नीचर्स। इंगवार ने उन कंपनियों की वाट लगा दी थी जो सोच रही थी कि फेडरेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकाले जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ते फर्नीचर की वजह से इंगवार के फर्नीचर के डिमांड तेजी से बढ़ रहे थे। इसी बढ़ती मांग को लेकर इंगवार ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। फर्नीचर को लेकर लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए इंगवार के मन में सबसे पहली बार फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंगवार ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो ये फर्नीचर लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ और ज़बरदस्त डिमांड हुई।
इसके बाद इंगवार का बिजनेस और भी तेजी से आगे की तरफ फैला। देखते ही देखते इंगवार ने अपना बिजनेस कई और देशों में चलाना शुरू किया। इसी तरह पूरे यूरोप में इंगवार के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। कहा जाता है कि जिस देश में भी इंगवार के फर्नीचर की शोरूम खुलते थे, उस देश के लोकल फर्नीचर मार्केट की वाट लग जाती थी। फर्नीचर्स की क्वालिटी, डिज़ाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित थे और ये देखते ही देखते लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाती थी। तो दोस्तों, ये वही इंसान था, एक समय में डिस्लेक्सिया बीमारी का शिकार था, जिसे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उस इंसान की जीत की चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर, शोरूम हैं और लाखों लोग इनके अंडर काम करते हैं। इंगवार 91 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए, लेकिन आज उनके बेटे और पोते इनके इस बिजनेस को लेकर अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। इंगवार के फर्नीचर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब भारत में भी अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने वाली है। 2020 में ये हैदराबाद, मुंबई, गुरुग्राम जैसे बड़े बड़े शहरों में अपने शोरूम खोल चुकी है। तक यह कंपनी भारत में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। 43 देशों के अंदर आइकिया के स्टोर खोल चुके हैं। तो ये थी एक बिजनेसमैन इंगवार की कहानी।